सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। 2 वीडियो आ चुकी थी हमारी। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है इसके बारे में और साइंटिफिक मेथड के बारे में देखा था। वो वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से देख सकते हो। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसका डिस्कशन हम लास्ट में कर लेंगे। तो आज हम उससे और आगे की बात करने वाले हैं। द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, यानी जो आपस का खेल है थ्योरी और ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट। यानी होता क्या है, आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, उसके बेसिस पे कोई थ्योरी दी जाती है, या कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो रिजल्ट निकला उसकी एक थ्योरी आपने बना दी। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ हैं, चाहे आप थ्योरी और चाहे आप ऑब्जर्वेशन की बात कर लो या एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है, बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। तो ये बेसिक चीज़ है साइंस की प्रोग्रेस के लिए, यानी इन्हीं की वजह से साइंस में प्रोग्रेस हुई है और इन्हीं की वजह से आगे भी प्रोग्रेस होगी। क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज़ आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो नई नई चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। साइंस इज़ एवर डायनेमिक। साइंस क्या है? डायनेमिक है, यानी आगे बढ़ रही है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है। जैसे जैसे हम नए ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हमको पता चल रही हैं, पुरानी चीज़ों में क्या गलती थी वो हमें पता चल रही, जिससे हम और तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस डायनेमिक है, यानी साइंस आगे की तरफ बढ़ रही है। देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। तो साइंस में कोई चीज़ फाइनल नहीं है कि आपने कोई थ्योरी दे दी और कह दिया ये फाइनल। जैसे हमने एरिस्टोटल का एग्जाम्पल देखा था कि उन्होंने क्या कहा था, अगर हल्की और भारी चीज़ को एक साथ ड्रॉप करोगे तो भारी वाली चीज़ पहले पहुंचेगी, लेकिन बाद में उनकी ये थ्योरी गलत साबित हुई। ठीक है, तो कोई चीज़ फाइनल नहीं होती साइंस में। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो आपने पढ़ा होगा, पढ़ते हुए आ रहे हो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज़ को भी गलत साबित कर दिया और एक रिलेशन दे दिया E=mc², जहाँ ये बता दिया कि मैटर डिस्ट्रॉय होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से मैटर के डिस्ट्रक्शन उन्होंने साबित कर दिया। तो इस तरह जो पुरानी थ्योरी थी वो खत्म होकर एक नई थ्योरी आ गई। तो साइंस में कभी कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। अनक्वेश्चन्ड मतलब जिस पे कोई विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, तो ऐसा कोई साइंटिस्ट लोगों में नहीं है जो कोई थ्योरी प्रेजेंट करे और उस पर कोई विवाद ना हो। कोई ना कोई ऐसा निकल कर आएगा जो उस पर सवाल करेगा। यानी आपने कोई थ्योरी दी, आप कोई साइंटिस्ट हो, आपने कोई थ्योरी दी, कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई रिजल्ट प्रेजेंट किया, तो उस पर कुछ लोग होंगे जो आपकी बात एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ लोग होंगे उस पर बहुत सारे सवाल आपसे उठाएंगे। ठीक है, ये हमेशा हर साइंटिस्ट के साथ रहा है। किसी के ऊपर हर कोई 100% एग्री नहीं कर पाया। जैसे जैसे जो ऑब्जर्वेशन है वो इम्प्रूव होता है डिटेल के हिसाब से, और प्रिसिशन ये वर्ड आपको भी आगे भी आएगा चैप्टर में, वहाँ हम इसे अच्छे से समझेंगे कि प्रिसिशन क्या होता है। यहाँ समझो किसी चीज़ को हम कितना बारीक तरीके से मेजरमेंट कर ले रहे हैं, उसको हम प्रिसिशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जो ऑब्जर्वेशन है उसकी डिटेल इम्प्रूव होती जाती है। यानी ऐसे समझो कि पहले क्या था, अगर माइक्रोस्कोप नहीं था तो हम बहुत छोटी चीज़ें नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो छोटी से छोटी चीज़ें भी हम देख ले रहे हैं। टेलीस्कोप नहीं था या बहुत कम पावर का टेलीस्कोप था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप हैं तो बहुत दूर की चीज़ें भी देख ले रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारे ऑब्जर्वेशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ज़्यादा डिटेल हमको पता चल रही है। और प्रिसिशन यानी हम कितना किसी चीज़ को बारीक तरीके से मेजरमेंट कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी अब ऐसे समझो कि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स तक के साइज को मेजर कर ले रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट होगा तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे नए रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो ऐसी केस में जो थ्योरीज हैं मस्ट अकाउंट फॉर देमसेल्फ, यानी उन्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि एक थ्योरी किसी ने दे दी। ठीक है, जैसे हमने नेपट्यून वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि यूरेनस की जो ऑर्बिट है वो सही से नहीं चल रही थी, तो न्यूटन साहब ने क्या कहा कि कोई और प्लेनेट है जो उसके पाथ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उस समय तो चलो हमने मान लिया क्योंकि हमारे पास इतने पावरफुल टेलीस्कोप नहीं थे, लेकिन जब इन्वेंट हुए तो अब इस बात की ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को चेक करें। ऐसा नहीं कि हाँ कह दिया तो चलो छोड़ो। बाद में जब पावरफुल टेलीस्कोप्स आए तो उसको ढूंढा गया कि जिस प्लेनेट के बारे में न्यूटन साहब ने बताया था वो हमें अब दिखना चाहिए। तो जब देखा तो उन्हें दिखाई पड़ा। ठीक है, तो जो थ्योरीज दे दी गई थी, अब हमारे पास जो टूल्स हैं वो ज़्यादा डिटेल में मेजरमेंट कर ले रहे हैं, तो अब हमें उसको यूज़ करके उन थ्योरीज को चेक करने की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत पड़े, कोई मान लो उसमें गड़बड़ी है तो उसमें मॉडिफिकेशन कर लें। ठीक है, उसे चेंजेस उसमें कर सकते हैं हम। कभी कभी जो मॉडिफिकेशन है मे नॉट बी ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा चेंज, बहुत ज़्यादा भारी बदलाव नहीं होता। यानी कभी कभी ऐसा होता है
कि जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है। कि पुरानी थ्योरी में कुछ लिखा था और जब आपके पास अच्छे टूल्स आ गए, आप अच्छी तरह से मेजरमेंट कर ले रहे हो, अच्छी तरह का एक्सपेरिमेंट कर ले रहे हो, तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बस थोड़ा सा चेंजेस अक्सर करना पड़ता है। एंड मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी, यानी जो पुरानी थ्योरी थी उसको पूरी तरह से चेंज नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वो थ्योरी गलत थी, बल्कि उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। और वो वही थ्योरी रहती है, बस थोड़ा उसमें चेंजेस हो जाता है, ठीक है, वही फ्रेमवर्क रहता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझें तो जब जॉनेस केपलर, ये इनका टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इनकी बर्थ और डेथ का, ठीक है, एग्जामिन किया जो एक्सटेंसिव डाटाज थे प्लानिटरी मोशन के, जिसे टाइको ब्राहे ने कलेक्ट किया था, तो जो प्लानिटरी सर्कुलर ऑर्बिट थी इन हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जहां पर सन को सेंटर में रखा जाता है सोलर सिस्टम के, जिसको इमेजिन किया था निकोलस कोपरनिकस ने, इनकी भी यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कब से कब तक इनकी लाइफ थी, तो उसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी बाय इलिप्टिकल ऑर्बिट टू फिट द डाटा बेटर, ठीक है। अब ये क्या है थोड़ा सा मैं चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, ठीक है, ये 1473 में पैदा हुए और 1543 में इनकी डेथ हो गई। इनका ये टाइम नहीं याद रखना, बस ये बता रहा हूँ कि देखो ये जो दो और साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं उनसे पहले आए थे। 1543 में इनकी डेथ हो गई है। और टाइको ब्राहे की बात करें तो इसके 3 साल के बाद इनका जन्म होता है। और इसी तरीके से जो आपके जॉनेस केपलर हैं उनका 1571 में जन्म होता है। यानी पुराने साइंटिस्ट आपके कौन से हैं? निकोलस कोपरनिकस, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो निकोलस साहब ने क्या किया था, अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है, प्लानिटरी मोशन के बारे में। उन्होंने क्या कहा था कि ये आपका जो है ये सन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी में क्या था, ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी इनकी, यानी जहां पर क्या होता है, सन एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है और बाकी प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हैं। तो इन्होंने ये कहा था। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और क्या बताई थी कि जो प्लैनेट की ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, ऐसे गोल जो हमने बनाया है अभी ना, ऐसे गोल होती, ठीक है। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं टाइको ब्राहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रिसर्च की और बहुत सारे डाटाज वगैरह कलेक्ट किए। इनके असिस्टेंट थे जॉनेस केपलर, ठीक है, इन्हीं के साथ काम करते थे। जब टाइको ब्राहे की डेथ हो गई, देखो 1601 में इनकी डेथ हो गई, तो आगे का काम जॉनेस केपलर ने संभाला। इन्होंने क्या किया, टाइको ब्राहे ने जितने भी डाटा कलेक्ट किए थे प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड कि प्लैनेट कैसे मोशन करता है, उसको एग्जामिन किया। जब देखा परखा तो उन्हें यह पता चला कि निकोलस कोपरनिकस ने जो कहा था कि आपकी जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर होती है, वो सही नहीं है। तो उन्होंने उस थ्योरी में चेंजेस किए। क्या किए, हैड टू रिप्लेस बाय द इलिप्टिकल ऑर्बिट टू फिट द डाटा बेटर। यानी जो डाटाज थे उनको जब फिट कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हम ऑर्बिट को सर्कुलर मान के चल रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि भैया डाटा में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। यानी हमारा सन सेंटर में तो है, प्लैनेट चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट है, ठीक है, ऐसे थोड़ा चपटा है, ठीक है, इसे हम इलिप्स शेप कहते हैं। तो ऐसे ये प्लैनेट घूम रहे हैं। तो ये चेंजेस की, तो देखो बहुत सब कुछ नहीं बदला, बल्कि थोड़ा सा चेंज कर दिया कि भाई पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ा सा ये इलिप्स शेप का है, थोड़ा सा एक साइड से चपटा है, दूसरे साइड से फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, यानी जो एक थ्योरी पहले से दे दी गई है, इज सिंपली अनएबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशन। तो वो क्या होता है, नए ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें ये देखा कि भाई पुरानी थ्योरी को हमने बहुत नहीं बदला, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया और अपना काम बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, पूरी थ्योरी ही बदलनी पड़ जाती है जब हमें कोई नए ऑब्जर्वेशन को पुरानी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है साइंस में। यानी अभी तक आप जो पढ़ कर आ रहे थे, जिससे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अब एक फील्ड में वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, वहाँ अप्लाई करने लगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 20वीं सदी की 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यह महसूस किया गया कि आपका जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स क्या होता है आगे आप पढ़ोगे चैप्टर्स में। सिंपल समझो कि यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करते हैं जब उस पर कोई फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, तो वो होती है साइंस की ब्रांच जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो न्यूटन साहब ने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ऐसे फोर्स लगेगी तो ऐसे मोशन होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो सारी चीज़ें दी थी वो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ये महसूस किया गया कि जो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, यानी न्यूटन साहब ने बहुत सारे जो लॉज दिए थे, उस टाइम तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी थी, जहाँ अप्लाई कर रहे थे रिजल्ट आ रहे थे, हम प्रेडिक्ट कर पा रहे थे आगे की चीज़ें।
could not explain some of the most basic feature of the atomic phenomena। यानी उस न्यूटन के लॉज को हम जब एटॉमिक लेवल पे, भाई एटम्स के अंदर ही मोशन हो रहा है, एटम्स के अंदर अगर और जाएं हम, न्यूक्लियस उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हम वहाँ जब न्यूटन्स के लॉज को अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पर वो लॉ सही से वर्क नहीं कर पा रहे थे, हम रिजल्ट नहीं हासिल कर पा रहे थे, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ जाकर ये फेल हो गया। यानी बेसिक सी चीज़ें भी एटॉमिक फिनोमिना की ये न्यूटन्स मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम ले लें तो जो वेव पिक्चर था लाइट का, यानी लाइट क्या है, वेव है, ये जो थ्योरी दी गई थी ये फेल हो गई एक्सप्लेन करने के लिए। आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यानी जब हम लाइट को वेव मान के चल रहे थे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे हमने एक मेटल का टुकड़ा ले लिया, इस पर हमने लाइट को ड्रॉप किया, यानी लाइट यहाँ पर पड़ी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकले, ठीक है, तो ये पूरा होता है, ठीक है, इसकी डिटेल आगे देखोगे। तो हम लाइट को जब वेव मान के चल रहे थे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से हमने क्या करना पड़ा, एक नई थ्योरी बनानी पड़ी, डेवलपमेंट ऑफ रेडिकली न्यू थ्योरी, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जैसे आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स होता है, वो उन चीज़ों पे हम अप्लाई करते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, बहुत छोटी चीज़ें, ठीक है, डील विद द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना। जब कोई चीज़ इतनी छोटी हो, जैसे एटम्स हो गया है, मॉलिक्यूल्स हो गया, तो वहाँ पर जो मोशंस हो रहे हैं उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे जो आपके नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं क्या, अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल, यानी नया एक्सपेरिमेंट किया तो एक नया थ्योरेटिकल मॉडल आ गया हमारे सामने, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने दिया था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, वो एक कॉन्सेप्ट था, नया एक्सपेरिमेंट हमने किया जब एटॉमिक लेवल पे, तो हमें एक अलग से थ्योरी बनानी पड़ गई क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि भाई हम नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है हमको एक नई थ्योरी बनाकर देनी पड़े, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उसी थ्योरी में कुछ इंप्रूवमेंट कर देते, बहुत ज़्यादा पूरी तरह से थ्योरी को नहीं बदलते। जैसे आपका थ्योरेटिकल एडवांस में सजेस्ट व्हाट टू लुक फॉर इन सम एक्सपेरिमेंट, यानी अगर किसी थ्योरी को हमको और एडवांस करना है, उसमें मान लो बहुत से ऐसे सवाल थे जिसके आंसर नहीं मिल पा रहे थे, तो हम चाहते हैं कि उस सवाल के जवाब भी हम दे सकें, तो इस तरह से क्या होगा, एक तरह से वो थ्योरी और एडवांस हो जाएगी और ज़्यादा डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। तो जब हम ऐसा करते हैं, किसी थ्योरी को और एडवांस करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि हमें क्या रिजल्ट हासिल करना है, किन सवालों के जवाब देने हैं, उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करना है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। रदरफोर्ड साहब ने जो अल्फ़ा पार्टिकल के स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, गोल्ड फॉइल वाला, जो कि क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या था उस एक्सपेरिमेंट का, कि एक न्यूक्लियर मॉडल एटम का उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता चल गई कि ज़्यादातर स्पेसेस जो है वो खाली है और एक पॉजिटिव चार्ज बीच में है जो अल्फ़ा रेज को डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी होगी। तो एक मॉडल दे दिया इन्होंने। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था और ये जो मॉडल था, ये क्या हुआ, ये बेसिक ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन बाय नील्स बोर। तो नील्स बोर साहब ने जो क्वांटम थ्योरी दी थी हाइड्रोजन एटम की, वो कैसे दी थी, रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके, यानी उनको देखा कि क्या है, उससे आगे का काम किया। यानी रदरफोर्ड साहब की एक तरह से कह लो जो थ्योरी थी उसको और एडवांस कर दिया था। क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक प्रॉब्लम हो रही थी रदरफोर्ड साहब के इस न्यूक्लियर मॉडल में। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो सवाल ये उठा, अगर गोल गोल घूम रहा है तो एनर्जी भी रेडिएट करेगा, यानी एनर्जी लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, वो फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में जाकर, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर एटम डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो भाई कोई चीज़ फिर एग्जिस्ट कैसे है, अभी तक तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। तो इसका सवाल वो नहीं दे पाए थे, उनकी थ्योरी में ये कमी थी। तो नील्स बोर साहब ने कहा कि हम इस थ्योरी को और एडवांस कर देते हैं, इसके सवाल का जवाब भी हम दे देते हैं। तो आपने जो शेल्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो ऐसे नहीं कहीं भी घूम रहे हैं, वो अपनी उनकी ऑर्बिट होती है एनर्जी की, उसी हिसाब से वो घूमते हैं। और उस ऑर्बिट में जब तक वो घूमते रहेंगे तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, और एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे यानी लूज नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो इस तरह से चल रहा है। तो नील्स बोर साहब ने क्या किया, रदरफोर्ड साहब की जो थ्योरी थी उसे और एडवांस कर दिया। दूसरी तरफ हम बात करें अगर एंटी पार्टिकल की, जो एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है, यानी जो आपका एंटी पार्टिकल क्या होता है, जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चार्जेस चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका प्रोटॉन है उसका एंटी प्रोटॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन हो जाता है जिसे हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन हो जाता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगता है, ठीक है। तो ये एंटी पार्टिकल बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझो कि जो कॉन्सेप्ट था एंटी पार्टिकल का,
जिसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एक थ्योरी के हिसाब से जिसे पॉल डायरेक्ट ने दिया था, तो उसे जो कंफर्म किया गया था वो 2 साल के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके जरिए पॉजिट्रॉन को, जिसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे डिस्कवर किया था। किसने किया था? कार्ल एडिसन। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से यही बात समझाई जा रही है कि पहले एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि एंटी पार्टिकल नाम की कोई चीज़ होती है। फिर उसके 2 साल के बाद एक्सपेरिमेंट किया दूसरे साइंटिस्ट ने और इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि भाई एंटी पार्टिकल होती, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप आई होप समझ गए होगे। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्कोप वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हम यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्लास 11 फिजिक्स के लिए अलग सेक्शन बना दिया है, उसके अंदर चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल नीचे आ जाना है। आपको देख सकते हो यहाँ पर क्लास 11 फिजिक्स है, उसके नीचे क्लास 11 मैथ्स है, तो यही क्लास 11 फिजिक्स है। देख सकते हो ये सेक्शन, उसके अंदर अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्योंकि अभी अपना पहला चैप्टर चल रहा है, इसलिए देख सकते हो इसमें प्लेलिस्ट है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड NCERT। तो ये प्लेलिस्ट है, इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ एक वीडियो आ चुकी है। अभी ये वीडियो डल जाएगी तो एक और वीडियो यहाँ पर शो करने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे ओपन करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।